देखने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी शब्दम को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक मेडिकल कॉलेज की टेरेस से होती है। हम अवंतिका नाम की स्टूडेंट को देखते हैं जिसे चमगादड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अवंतिका उन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं से नीचे कूद जाती है। फिर अचानक हम देखते हैं कि ये सिर्फ अवंतिका की इमेजिनेशन थी। टेरेस से जो लड़की सच में कूद कर मरी थी उसका नाम था श्वेता। श्वेता की मौत के अगले दिन कॉलेज का डीन अपने स्टाफ से कहता है कि अब तक तुम लोगों ने पता नहीं करवाया, कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है। अब तक 2 लोग अपनी जान दे चुके हैं। लोग बातें करने लगे हैं कि हमारे कॉलेज में भूत प्रेत हैं। तब एक लेक्चरर कहती है कि हमने जिन स्टूडेंट को सस्पेंड किया उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई होंगी। दूसरा लेक्चरर कहता है कि सर हमें एक बार फादर को बुलाकर यहाँ प्रेयर करवा लेनी चाहिए। तब डीन कहता है ऐसा करने से तो सबको पक्का यकीन हो जाएगा कि कॉलेज में भूत प्रेत है। अब हम करे तो करे क्या, पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते, नहीं तो कॉलेज का नाम खराब होगा। तब एक और लेक्चरर कहता है कि सर हमें किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेना चाहिए। इन्हें घोस्ट हंटर भी कहते हैं। मैं खुद एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो फिलहाल मुंबई में है। तब डीन इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मुंबई, जहाँ हम हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रूबिन को देखते हैं। रूबिन एक छोटी बच्ची के केस को देख रहा था जिसकी मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। जब रूबिन बच्ची की आत्मा से बात करता है तब उसे पता चलता है कि बच्ची के मरते ही उसके माँ बाप ने उसकी एक डॉल को उठा के घर के बाहर फेंक दिया था, जिससे कि बच्ची की आत्मा को बुरा लगा। फिर रूबिन बच्ची की माँ को बताता है कि आत्माओं को भी बुरा लगता है और वो ये केस सॉल्व कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुन्नार, जहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज था। रूबिन कॉलेज के डीन से मिलता है और उनसे पूछता है कि यूजुअली बच्चे जान क्यों देते हैं। डीन कहता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई की टेंशन, घर वालों का प्रेशर या फिर रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह वगैरह। हमारे कॉलेज में ऐसा पहली बार हुआ है। पहले एक लड़के ने अपनी जान दे दी, फिर अब एक लड़की ने। सभी से भूत प्रेत का एंगल दे रहे हैं और मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि कॉलेज के चेयरमैन ने ऐसा करने से मना किया है। तो आप जल्दी अपनी जांच शुरू करके हमें इन सब का कारण बताइए। तब रूबिन हाँ में जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलेज का डीन कॉलेज के चेयरमैन को रूबिन के बारे में बताता है और ये कॉलेज का चेयरमैन लंदन में रह रहा था। यहाँ डीन रूबिन को केस सॉल्व करने तक एक छोटा सा घर भी रहने के लिए देता है। वहीं रूबिन को उसी कॉलेज में काम करने वाला एक बंदा मिलता है, एंथनी। उसे देख रूबिन कहता है कि तुम भी यहीं आकर क्यों नहीं रहने लगते, मेरी जांच में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। फिर रूबिन उस मरी हुई लड़की श्वेता के क्लासमेट से जाकर मिलता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तब क्लासमेट्स बताते हैं कि श्वेता बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, मगर मरने से कुछ 10 दिन पहले उसके नेचर में काफी बदलाव आ गए थे। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। उसने कैंटीन में भी आना बंद कर दिया था। फिर जब रूबिन श्वेता की बेंच पर जाता है तो उसने बेंच पर एक अजीब सा सिंबल बनाया हुआ था। तब क्लासरूम से रूबिन कैंटीन जाता है और वहाँ अवंतिका से बातचीत करता है। वो उससे पूछता है कि आपने 3 दिनों से बच्चों का लेक्चर क्यों नहीं लिया। और असल में अवंतिका उस कॉलेज में मेडिकल इंटर्न और लेक्चरर दोनों थी। साथ ही साथ वो अपनी थीसिस की तैयारी कर रही थी, जिसके चलते उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता था। अब इस छोटी सी बातचीत के दौरान रूबिन को अवंतिका अच्छी लगने लगती है। हालांकि अवंतिका उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती। उल्टा वो तो रूबिन को सुनाती है कि आप लोग क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो, जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके बारे में बता कर। असल में अवंतिका को खुद भी भूत प्रेत में जरा भी यकीन नहीं था। फिर अगले सीन में रूबिन अपने दोस्त को कुछ डाटा सेंड करके उसे डिकोड करने को कहता है और उसके दोस्त के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो उसके साथ नहीं आ पाया था। फिर शाम को रूबिन पुलिस स्टेशन जाकर एक पुलिस वाले से मिलता है। पुलिस वाला भी रूबिन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि पहले तो सिर्फ ढोंगी बाबा ही लोगों को ठगते थे, मगर अब लोग मॉडर्न भेष में भी ये काम करने लगे हैं। ये सुनकर रूबिन कहता है कि जो केस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते वो केस हम सॉल्व करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम विक्टिम की आत्मा से बात करके दोषी का पता लगा सकते हो। अभी अभी एक लड़की का रेप हुआ है, तुम हमारी इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो। रूबिन कहता है कि सर असली भूत तो वो दरिंदा है जिसने एक लड़की के साथ ऐसा किया और फिर उसे मार दिया। फिलहाल मुझे मुकेश और श्वेता के केस की फाइल चाहिए। फिर रूबिन मुकेश और श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह चेक करता है और फिर वहाँ से सीधा एंथनी के साथ मुर्दा घर जाता है उन दोनों की डेड बॉडीज को देखने। तब एंथनी रूबिन को बताता है कि अब तक इनके मरने का कारण पता नहीं लगा। ऐसे में कहीं इनके पेरेंट्स कॉलेज वालों पे केस न कर दें, इसलिए इनकी मौत के बारे में कॉलेज ने इनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया है। तब मुर्दा घर का डॉक्टर रूबिन को एक और हैरान करने वाली बात बताता है कि दोनों लाशों की हड्डियां अंदर से टूट रही है, जैसे पैरालाइज होते वक्त हड्डियां मुड़ती हैं वैसे, और इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखने के बावजूद दोनों बॉडी सड़ती जा रही है और सीनियर डॉक्टर्स भी इसका कारण नहीं पता लगा पाए। तब रूबिन की नजर मुकेश की लाश के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ पर जो टैटू था उसकी डिजाइन ठीक वैसे थी जैसे श्वेता की बेंच पर बने सिंबल की थी। अब रूबिन को लगने लगा था कि इनकी मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, यानी कि उसे सच में अपनी जांच ठीक से शुरू करनी होगी। इधर अवंतिका नहा रही थी, तब उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और पीछे मुड़ के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद रूबिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट के रूम में जाकर अपनी तहकीकात कर रहा होता है। इसी बीच वो अवंतिका से पूछता है कि कान से खून निकलने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन अवंतिका कहती है कि तुम किसी सीनियर डॉक्टर से जाकर पूछो। असल में उसे लग रहा था कि रूबिन बस
उससे किसी तरह बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर रूबिन और भी कमरों में जा जाकर चेक करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता और फिर वो आखिर में हार कर वहाँ से चला जाता है। वहीं एंथनी को उसने मॉनिटर पर नजर रखने को कहा होता है ताकि उसमें कोई भी हलचल हो तो वो उसे बता सके। इसके बाद रूबिन को श्वेता के रूम से ईयर ड्रॉप्स की बोतल मिलती है। उसी वक्त कॉरिडोर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और कमरे का दरवाजा भी हवा से हिलने लगता है। वहीं पानी का गिलास जमीन पर गिरता है और यहाँ एंथनी को मॉनिटर में किसी की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं आत्मा इधर रूबिन के पास आती है लेकिन रूबिन डरने के बजाय आत्मा के गाल पर चाटा मारता है। असल में वो कोई आत्मा बात्मा नहीं थी, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां थी। वो सब मिलकर रूबिन पर प्रैंक कर रहे थे जो कि प्लान अवंतिका का ही था। ये देख रूबिन अवंतिका को थोड़ी ऊंची आवाज करके डांटता है। कहता है कि आपको अगर मेरे काम पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे आप ऐसे परेशान मत कीजिए, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। तभी रूबिन के हाथ में जो डिवाइस था वो ब्लिंक करता है और रूबिन अवंतिका से उसका फोन स्विच ऑफ करने को कहता है, लेकिन अवंतिका कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब अवंतिका की बैठे बैठे आंख लगती है तो उसकी उंगलियां खुद ब खुद ऊपर उठने लगती हैं। हालांकि जब उसकी आंख खुलती है तो वो एकदम ठीक थी। खैर फिर अगले दिन रूबिन श्वेता का मोबाइल मंगवा कर उसका डाटा चेक कर रहा होता है और फोन में उसकी एक नजर एक पिक पर पड़ती है जिसमें 3 लोग थे, मुकेश, श्वेता और उसकी दोस्त दीपिका। उन्होंने फिल्टर लगाकर पिक क्लिक की थी और मुकेश के बगल में एक आत्मा होती है, उस पर भी वो फिल्टर लग जाता है। यहाँ रूबिन एक और शॉकिंग बात नोटिस करता है, पिक में मुकेश और श्वेता ने जो पोज दिया था उनकी लाश भी उसी पोज में थी। फिर रूबिन अवंतिका से उस तीसरी लड़की यानी उनकी दोस्त दीपिका के बारे में पूछता है और उस जगह के बारे में भी जहाँ वो पिक ली गई थी, लेकिन अवंतिका कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं इस लड़की के बारे में स्टूडेंट से पूछकर बता सकती हूँ। फिर स्टूडेंट अवंतिका को बताते हैं कि दीपिका 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई होगी। जिसके बाद रूबिन सीधा दीपिका के बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर जाता है और उसके दोस्त बताते हैं कि वो और दीपिका कहीं गए हैं, वो भी 2 दिन से। तभी रूबिन को दीपिका के बॉयफ्रेंड के फ्लैट से भी वही ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं जो उसे श्वेता के रूम से मिले थे। उन ईयर ड्रॉप्स के पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी रखा होता है। तब रूबिन उसी को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर कहता है कि दीपिका 10 दिन पहले मेरे पास आई थी एक अजीब सी प्रॉब्लम के साथ। उसे अचानक चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी थी और वो उन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे ये एयर ड्रॉप दिए थे। फिर रूबिन ये बात कॉलेज के डीन को बताता है। कहता है सर शायद दीपिका मिसिंग है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन डीन कहता है कि अरे नहीं, अभी तक उन 2 लोगों की मौत का कारण भी पता नहीं लगा, उस पर एक और मुसीबत नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद रूबिन अवंतिका को कॉल लगाता है। कहता है कि दीपिका को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है, कम से कम तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। अवंतिका कहते हैं कि हाँ मैं मदद तो कर ही रही हूँ। रूबिन कहता है कि फिर उस दिन तुमने मेरे मना करने पर भी अपना फोन स्विच ऑफ क्यों नहीं किया था। अवंतिका कहते कि वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, रूम में जाकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। ये सुनकर रूबिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके डिवाइस पर तो किसी के फोन की फ्रीक्वेंसी आ रही थी। फिर इसके कुछ देर बाद दीपिका का बॉयफ्रेंड उसे हॉस्टल के बाहर ड्रॉप करता है और उसे देखते हॉस्टल का वॉचमैन तुरंत रूबिन को इन्फॉर्म करता है। तब रूबिन दीपिका के पास जाने लगता है। वहीं दीपिका को यहाँ आते ही चमगादड़ों की आवाज सुनाई देती है और वो अपने कानों पर हाथ रख देती है, लेकिन वो आवाज तो बढ़ते ही जा रही थी। फिर जब दीपिका से बर्दाश्त नहीं होता तो वो जमीन पर गिर जाती है और तभी उसके हाथ पर वही टैटू का डिजाइन भी बनने लगता है जैसा मुकेश के हाथ पर था। फिर रूबिन जब हॉस्टल पहुंचता है तो देखता है कि दीपिका ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है और ये बात आग की तरह फैल जाती है। अब अगले दिन कॉलेज में मीडिया वालों की भीड़ लग जाती है और जब लाश को नीचे उतारा जाता है तो रूबिन नोटिस करता है कि दीपिका के हाथ पर भी वही टैटू बना था और उसके हाथ पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो गए थे। इसके बाद रूबिन को कॉलेज की लाइब्रेरी से चर्च की बेल सुनाई देती है और एंथनी उसे बताता है कि ये हमारे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी है। तब लाइब्रेरी में जाने पे रूबिन को सूरज की किरणों से बनी एक परछाई नजर आती है, यानी उस परछाई में वही सिंबल वाला डिजाइन बना हुआ था। फिर वहाँ के वॉचमैन से पूछताछ करने पर वो रूबिन को बताता है कि कुछ सीनियर स्टूडेंट लाइब्रेरी में दारू पीने आते हैं और वो अंदर जाने के लिए मुझे पैसे भी देते हैं। वॉचमैन ये भी बताता है कि 4 हफ्ते पहले वो 3 स्टूडेंट्स भी वहाँ दारू सिगरेट पीने आए थे, मतलब दीपिका, मुकेश और श्वेता, और उनकी पिक भी वही लाइब्रेरी में ली गई थी। इसके बाद रूबिन वॉचमैन को अवंतिका की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो वॉचमैन कहता है कि हाँ ये लड़की भी यहाँ आती रहती है। इधर अवंतिका अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है, इसी बीच उसे उन तीनों मरे हुए लोगों के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपना काम खत्म करके रूबिन के पास आती है। तब रूबिन उसे कहता है कि आज रात में लाइब्रेरी जाने वाला हूँ जांच करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलना। लेकिन अवंतिका कहते कि मेरा वहाँ पर क्या काम। फिर रूबिन पूछता है कि तो कल तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। अवंतिका कहते कि शायद गलती से लग गया होगा, मुझे परेशान मत करो। तो रूबिन कहता है कि अवंतिका मेरी बात मानो, वो हर समय तुम्हारे साथ है, तुम अकेली नहीं हो। पर अवंतिका तो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर रात को रूबिन लाइब्रेरी जाकर अपना सेटअप कर रहा होता है और उसके साथ एंथनी और कॉलेज की कुछ लड़कियां होती हैं। तभी अवंतिका भी वहाँ आ जाती है। कहती है कि मुझे लगा तुम्हारी जांच कहीं मेरी वजह से रुक ना जाए, इसलिए मैं चली आई। असल में मन ही मन वो भी रूबिन को लाइक करने लगी थी। फिर रूबिन कहता है कि ठीक है अब तो आ गई हो तो यहाँ बैठ जाओ। जिसके बाद वो अवंतिका के हाथ हथकड़ियों से कैद कर देता है और उसके माथे पर 2 डिवाइसेस लगाता है ताकि वो उसे हिप्नोटाइज कर सके। तब
तब अवंतिका चिड़चिड़ करने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी एक डिवाइस की लाइट ब्लिंक होती है, यानी वहाँ कोई आत्मा थी। रूबीन आत्मा से पूछता है कि तुम कौन हो। तब आत्मा रूबीन से बात करने की कोशिश करती है, यानी उसकी आवाज उसकी डिवाइस में रिकॉर्ड हो रही थी, मगर रूबीन को वो रिकॉर्डिंग समझ नहीं आती। तब वो आत्मा से कहता है कि तुम बस मुझे हाँ या ना में जवाब दो, अगर हाँ तो एक बीप और ना तो दो बीप, मैं समझ जाऊंगा। तभी उसके सारे डिवाइसेस में बीप्स बजने लगते हैं, किसी डिवाइस में एक बीप तो किसी में दो बीप। अब रूबीन हैरान हो जाता है ये जानकर कि लाइब्रेरी में एक दो नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं तो अवंतिका पर हावी भी हो जाती हैं और वो उसे हवा में जोर जोर के पटकने लगती हैं। तभी अवंतिका बाकी लोगों पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, पर काफी जद्दोजहद के बाद रूबीन उसे काबू में कर लेता है। फिर वहाँ से रूबीन अवंतिका को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर जाता है और सुबह कॉलेज का डीन रूबीन से कहता है कि इस कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा था वो अवंतिका की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि वो पोसेस्ड है। इसलिए हमने अवंतिका की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, उसकी फैमिली उसे ले जाने के लिए आती ही होगी, अब आप भी जा सकते हैं। हालांकि रूबीन जानता था कि इसके पीछे अवंतिका नहीं बल्कि कोई और ताकत है। तभी उसे दोबारा से चर्च की बेल सुनाई देती है। दरअसल वो जब से वहाँ रहने आया था उसे लगातार चर्च की बेल सुनाई दे रही थी। फिर एंथनी को पूछने पर वो कहता है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी और यहाँ तो आसपास कोई चर्च भी नहीं है। ये सुनकर रूबीन तुरंत उस पुरानी लाइब्रेरी जाता है। तब रूबीन का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि वो पुरानी लाइब्रेरी पहले चर्च थी। फिर लाइब्रेरी में रूबीन को वहाँ की चीजों से एक धीमा धीमा म्यूजिक सुनाई देता है। उस म्यूजिक की फ्रिक्वेंसी से जमीन पर जमी धूल पर एक सिंबल बनने लगता है। तब रूबीन को एक आइडिया आता है और वो स्पीकर अटैच करके उस पर शॉर्ट डालता है और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को टेस्ट करने लगता है। फिर फाइनली उसे वो फ्रिक्वेंसी मिल जाती है जिससे कि वो सिंबल बनता है और वो फ्रिक्वेंसी थी 444, जिसे एंजल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। इसके बाद रूबीन अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें उस ऑडियो को डिकोड करके इसका नोट लिखना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबीन को खुद म्यूजिक से नफरत थी, पर इस बार वो अपने पास्ट को साइड में रखकर खुद ही ईमानदारी से केस पर काम कर रहा था और वो खुद इस म्यूजिक का नोट लिखने लगता है। इसके बाद वो पास के ही एक चर्च के फादर से जाकर पूछता है कि क्या ये नोट चर्च में प्ले होता है। फादर कहता है कि नहीं, आपको ये कहाँ से मिला। तब रूबीन फादर को लाइब्रेरी के बारे में बताता है और लाइब्रेरी का नाम सुनते ही फादर भड़क जाता है। कहता है कि जब से उस चर्च को अनाथ आश्रम में बदला गया है वहाँ शैतान बस गया है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर रूबीन हताश होकर जाने लगता है और ड्राइव करते समय रूबीन की कार के इंडिकेटर अपने आ रही थी, तो वो उन्हीं डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एंथनी के साथ एक जंगल पहुंचता है और जंगल में एक बूढ़ा आदमी बैठकर लकड़ियां काट रहा था। फिर रूबीन उससे वो म्यूजिक नोट दिखाकर पूछता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। तो बूढ़ा आदमी उन्हें कॉलेज से जुड़ी एक बात बताता है कि कॉलेज के चेयरमैन डैनियल की लड़की थी डायना हर संडे जाती थी। डायना चर्च आकर पियानो पर अपना पसंदीदा म्यूजिक प्ले करती थी और एक दिन ऐसे ही उसे चर्च से एक छोटा सा विकलांग बच्चा मिला जिसे उसके माँ बाप चर्च में छोड़कर चले गए थे। बच्चे को देखकर डायना ने फैसला कर लिया कि वह ऐसे बच्चों की देखभाल करेगी। उनके लिए उसने उस चर्च को भी एक अनाथ आश्रम में तब्दील कर दिया था और जी जान से अनाथ विकलांग बच्चों की सेवा में जुट गई थी। बच्चे भी डायना को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन डायना ने सोचा कि वो बच्चों को म्यूजिक थेरेपी के जरिए हील करेगी। उसी म्यूजिक का नोट इस समय रूबीन के पास था। म्यूजिक थेरेपी से बच्चों की हालत में काफी सुधार भी आया, लेकिन फिर उस इलाके में कोलरा फैल गया और अनाथ आश्रम के बच्चे एक के बाद एक मरने लगे। उन्हें मरता देख डायना का दिल पूरी तरह से टूट गया था। खैर प्रेजेंट में वो बूढ़ा आदमी रूबीन को बताता है कि टोटल 42 बच्चे कोलेरा से मारे गए थे। मैंने अपने हाथों से उनकी कब्रें बनाई थी। तब से डायना मैडम का भी कहीं पता नहीं चला, उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर वो रूबीन को वो जगह भी दिखाता है जहाँ उन बच्चों को दफनाया गया था। तो रूबीन कहता है कि हमें इन बच्चों की कब्रें खोदनी पड़ेगी, शायद ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद रूबीन अवंतिका से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चे 30 साल पहले मर गए थे उन्होंने अब जाके मुकेश, दीपिका और श्वेता को नुकसान क्यों पहुंचाया। तब अवंतिका रूबीन को बताती है कि मरने से पहले वो तीनों मेरे सपने में आए थे। फिर बातों बातों में रूबीन उसे बताता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे म्यूजिक सिखाती थी। एक दिन मैं म्यूजिक की धुन में इतना खो गया कि मेरी बीमार माँ की पुकार तक नहीं सुन पाया और मेरी माँ बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। तब से मैं खुद को माँ की मौत का जिम्मेदार मानने लगा था। फिर एक बार माँ ने आकर मुझसे कहा कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे जाने का समय आ गया था इसलिए ऐसा हुआ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ फंसी आत्माओं को मोक्ष दिलाऊंगा। इधर वो बूढ़ा आदमी बच्चों की कब्रें खोदने लगता है पर उसे कब्रों से बच्चे तो नहीं मिलते। हालांकि एक छोटी सी बोतल मिलती है। उसी वक्त उसे भी चमगादड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। इस तरफ अवंतिका को भी दौरे पड़ते हैं तो रूबीन किसी तरह उसे शांत करवाता है। फिर वो रूबीन को बताते कि मैंने सपने में देखा कि मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। फिर अवंतिका रूबीन को हॉस्पिटल के उस रूम में ले जाती है जो उसने सपने में देखा था। यहाँ रूबीन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस रूम में तो डायना मौजूद थी और उसका कई सालों से ट्रीटमेंट चल रहा
था, मगर नेम प्लेट पर तो उसका नाम डायना नहीं बल्कि जेनिफर लिखा होता है। फिर अवंतिका रूबिन को बताती है कि मैंने इसी लेडी को अपने सपने में देखा था। ये 2 महीने पहले होश में आई थी जब इसका ट्रीटमेंट मैं कर रही थी। फिर जब मैंने अपने सीनियर डॉक्टर को इसके बारे में बताया कि मैडम होश में आ गई है, तो उसने मुझे ज्यादा डोज में एनेस्थेसिया देने को कहा था। फिर रूबिन बताता है कि ये जेनिफर नहीं बल्कि डायना है और ये 5 साल से नहीं बल्कि 30 सालों से कोमा में है। शायद कोई उसे जानबूझकर कोमा में रखना चाहता है। क्या तुम्हें वो डेट याद है जब ये होश में आई थी? अब इत्तेफाक से वो वही डेट होती है जिस दिन मुकेश ने खुद की जान ली थी। फिर रजिस्टर चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि मुकेश, दीपिका और श्वेता तीनों डायना को रेगुलरली आकर एनेस्थेसिया का हैवी डोज देते थे। यानी ये लोग भी डायना को कोमा में रखने के बराबर के कसूरवार थे। फिर रूबिन डायना का हाथ पकड़कर चेक करता है और कहता है कि अवंतिका, ये डायना तो कब की मर चुकी है। इसके बाद वो गुस्से में उसका ऑक्सीजन मास्क वगैरह हटाने लगता है। ये देख हॉस्पिटल का गार्ड आकर रूबिन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने एक पेशेंट को मारने की कोशिश की है और फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तब रूबिन पुलिस वाले से कहता है कि सर वो पेशेंट कब की मर चुकी है, ये सब बस एक सेटअप है, आप पता करवाइए इस बारे में। लेकिन पुलिस वाला रूबिन की बात ना सुनकर उसी को झापड़ मार देता है। पर फिर उसके खुद के कान से खून बहने लगता है जिस कारण उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब अगले सीन में दूसरा पुलिस वाला कॉलेज के डीन से कहता है कि आप डैनियल सर को बुला लो। तब डीन कहता है कि वो तो नहीं आ सकते और वैसे भी डायना कोई जीसस थोड़ी है जो मर के वापस जिंदा होगी, बस उसका ट्रीटमेंट चालू है। फिर जब पुलिस वाला चला जाता है तो डीन चाय पीने लगता है। तभी कप रखने की डीन को इतनी जोरों की आवाज सुनाई देती है कि उसके कान गूंजने लगते हैं। फिर उसके कान से भी खून आता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर रूबिन और एंथनी उस बूढ़े आदमी को मिलने जाते हैं पर वो पहले ही मर चुका था और उसके हाथ में वो कांच की बोतल थी। रूबिन बोतल देखकर एंथनी से कहता है कि ये जरूर ब्लैक मैजिक का चक्कर है, किसी ने बच्चों की लाश हटाकर इस जगह ब्लैक मैजिक किया है और उसने चमगादड़ पर ब्लैक मैजिक करके इस बोतल में भर दिया और यहाँ रख दिया ताकि जो भी बच्चों की कब्र खोदने आए उसकी मौत हो जाए। अब कॉलेज में इतने सालों बाद कॉलेज का चेयरमैन डैनियल आता है और डॉक्टर्स डायना की बॉडी चेक करके उसे बताते हैं कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स खराब हो चुके हैं। तब डैनियल उसे वेंटिलेटर से हटाने के लिए कह देता है। यहाँ जब रूबिन को एंथनी से ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगता है कि जब मैंने चेक किया था तो डायना मर चुकी थी, अब ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि लोग तो उसे जिंदा बता रहे हैं। तभी कुछ चमगादड़ रूबिन पर हमला करते हैं और रूबिन जैसे तैसे खुद को बचाता है पर उसके हाथ से वो कांच की बोतल गिर जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में डैनियल अपनी बीवी डायना के बगल में बैठा होता है। तभी उसकी नजर उस एनेस्थेसिया की बोतल पर पड़ती है। वहीं रूबिन अवंतिका को कॉल करके बताता है कि मेरा अंदाजा सही था, साइंस के अकॉर्डिंग डायना जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा उसकी बॉडी में नहीं है। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। काफी लोग कोमा और बेहोशी की हालत में इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और इसी हालत में उन लोगों ने डायना को एनेस्थेसिया दिया है। उसे लगातार एनेस्थेसिया देने के कारण उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में चली गई होगी जहाँ उसे उसके बच्चे दिखे होंगे। अब हमारे पास केवल 2 घंटे बचे हैं, इसके बाद उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा, फिर उसकी आत्मा कभी उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी। इस तरफ जो डॉक्टर डायना का वेंटिलेटर हटाने आता है उसे भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसके कान से खून आता है और यही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर रूबिन और अवंतिका हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब रूबिन का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि तुमने मुझे जो ऑडियो भेजी थी मैंने उसे एक ऐप की मदद से डिकोड किया है, उसमें मुझे एक नाम सुनाई दिया है, नैन्सी डैनियल। तब रूबिन और अवंतिका डायना को उसी पुरानी लाइब्रेरी में ले आते हैं। उन्हें लगता है कि वहीं पर उसके बच्चों की आत्मा है, शायद उन्हें देखकर डायना जिंदा हो जाए। फिर रूबिन डायना से कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे सुन सकती हैं और आपके बच्चों के साथ गलत हुआ है पर आप दोबारा जिंदा होकर उनकी मदद कीजिए। अब ये सब वहाँ मौजूद डायना और बच्चों की आत्माएं भी सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ हम नैन्सी डैनियल को देखते हैं जो कि डैनियल की दूसरी बीवी थी और वही इन सब की जिम्मेदार थी। नैन्सी ने एक मैक्सिकन तांत्रिक की मदद से उस चमगादड़ वाली बोतल को बच्चों की कब्र के पास रखवा दिया था और डायना को भी ऐसी हालत में उसने पहुंचाया था बिना डैनियल को खबर लगे। फिर नैन्सी का सच जानकर डैनियल उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो नैन्सी कहते कि डायना ने उन अनाथ बच्चों को म्यूजिक थेरेपी दी, उन्हें ठीक किया, तो मैं उससे पीछे कैसे रहती। मैंने एक मैक्सिकन लेडी को कांटेक्ट किया, उसने मुझे चमगादड़ों वाली थेरेपी बताई जिसमें ब्लैक मैजिक भी शामिल था। फिर नैन्सी ने यही सब पागलपन का एक्सपेरिमेंट उन बच्चों पर भी किया था जिससे कि उनकी एक के बाद एक मौतें होने लगी थी और डायना ने नैन्सी को ये सब करते हुए देख लिया था तो उसने उसे घायल करके बेहोश कर दिया और वो इतने सालों से उसका झूठ
झूठा इलाज करवाने का नाटक कर रही थी। यानी नैन्सी ने ये सब जलन के मारे किया था। अब प्रेजेंट में वो ये सब डैनियल को बताकर उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर पुरानी लाइब्रेरी आती है डायना को मारने के लिए। तब लाइब्रेरी में मौजूद बच्चों की आत्माएं नैन्सी को रोकने की कोशिश करती है, पर नैन्सी ब्लैक मैजिक करके बच्चों की आत्माओं पर चमगादड़ों से हमला करवा देती है। इसी बीच रूबिन छिपकर डायना का भाई म्यूजिक प्ले कर देता है, जिससे सुन बच्चों की आत्माओं को शक्ति मिलती है और वो सब मिलकर नैन्सी को बुरी तरह से मार डालते हैं। इसके बाद डायना को होश आता है और कुछ ही दिनों में वो लाइब्रेरी को वापस चिल्ड्रन होम में कन्वर्ट करती है और ऐसे अनाथ अपाहिज बच्चों का सहारा बन जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।